तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 शुरू करते हैं हम। अभी तक हमने 8 चैप्टर पूरे किए हैं और ये 9 चैप्टर है। तो ये जो 9 चैप्टर है, अगर हम मार्क्स के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मार्क्स का ये चैप्टर होने वाला है। 15 मार्क्स का ये चैप्टर है, मतलब आपको इसमें से 15 क्वेश्चंस आएंगे। इन्वेस्टर सर्विसेज चैप्टर का नाम है। तो समझते हैं इस चैप्टर में क्या क्या हम सीखने को जा रहे हैं। ठीक है, तो न्यू फंड ऑफर स्टार्ट हो रहा है चैप्टर अपना। न्यू फंड ऑफर, देखो कोई भी म्यूचुअल फंड की जो स्कीम होती है उसका जो जन्म होता है वो न्यू फंड ऑफर के थ्रू होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में एनएफओ कहते हैं। किसी भी स्कीम का जब फर्स्ट टाइम पब्लिक के लिए वो लॉन्च की जाती है वो एनएफओ के द्वारा की जाती है। जैसे आपने शेयर मार्केट में देखा होगा, शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी जब फर्स्ट टाइम शेयर लेकर आती है पब्लिक के लिए तो वो आईपीओ लेकर आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है वो एनएफओ लेकर आती है, न्यू फंड ऑफर। क्या कह रहा है? कह रहा है न्यू फंड ऑफर एनएफओ इज द फर्स्ट टाइम ऑफर ऑफ अ न्यू स्कीम टू द इन्वेस्टर लॉन्च बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो म्यूचुअल फंड की जो भी स्कीम्स होती है लॉन्च कौन करता है? एएमसी ही करती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम ऑफर है किसी भी नई स्कीम का इन्वेस्टर्स के लिए। अच्छा, तो मैंने क्या बोला? ये किसी भी फंड का, किसी भी स्कीम का जन्म है फर्स्ट टाइम, तो वो एनएफओ के थ्रू होता है। इसके कुछ स्टेज होती है, जैसे फर्स्ट स्टेज एनएफओ की ओपन डेट होती है। तो फॉर एग्जांपल जनवरी का मंथ लेते हैं हम, और 1 जनवरी मान लो ओपन डेट है। तो क्या कह रहा है दिस इज द डेट फ्रॉम विच इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन एनएफओ। ये जो 1 जनवरी है, ये आपका इस डेट से आप इन्वेस्टमेंट करना चालू कर सकते हो उस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर। ठीक है, तो ये ओपन डेट हो गई। क्लोज डेट क्या होती है? तो जनरली जितने भी एनएफओ होते हैं उनका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 15 डेज का। मतलब कोई भी स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके पास 15 दिनों का समय होता है। 15 डेज के अंदर आपको पैसे लगाने होते हैं उसको, अगर आप न्यू फंड ऑफर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एनएफओ क्लोज डेट, दिस इज द डेट अप टू विच इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन एनएफओ। तो 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक ये जो क्लोज डेट है ये 15 जनवरी है, ये 1 जनवरी है। तो 1 जनवरी टू 15 जनवरी आप इन्वेस्ट कर सकते हो एनएफओ में। ठीक है, क्लोज डेट हो गई। अब यहां पर एनएफओ क्लोज हो गया। जिन्होंने इन्वेस्ट करना था 1 तारीख से 15 तारीख तक कर चुके। स्कीम दोबारा से ओपन होगी क्योंकि यहां क्लोज हो गई थी, तो रीओपनिंग डेट। तो स्कीम की एक रीओपनिंग डेट होगी, ये जनरली आफ्टर 5 डेज होती है, 5 दिनों के बाद। तो कह रहा है दिस इज द डेट फ्रॉम विच द इन्वेस्टर्स कैन ऑफर देयर यूनिट फॉर रीपर्चेज टू द स्कीम और बाय न्यू यूनिट्स ऑफ द स्कीम। अब देखो इस लाइन में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। कह रहा है दिस इज द डेट, कह रहा है ये वो डेट होती है। मान लो 1 तारीख को ओपन डेट थी, 15 तारीख को क्लोज हुआ, 5 दिन का ब्रेक, आफ्टर 5 डेज 20 को स्कीम दोबारा से ओपन हो गई। तो कह रहा है ये वो डेट है जहां पर इन्वेस्टर कैन ऑफर देयर यूनिट, अपनी यूनिट को ऑफर कर सकता है रीपर्चेज के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? रीपर्चेज कौन करता है? तो रीपर्चेज करता है एएमसी खुद। रीपर्चेज का मतलब है दोबारा से परचेज करना, तो इसका मतलब कोई उसको सेल कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड स्कीम को यहां पर यह भी लिख सकता था कि इन्वेस्टर जो है सेल के लिए ऑफर करता है, लेकिन उसने जानबूझ के लिए रीपर्चेज वर्ड किया है। तो स्टूडेंट रीपर्चेज को एडिशनल परचेज समझते हैं, नहीं, रीपर्चेज का मतलब दोबारा परचेज करना। तो बेची किसने? एएमसी ने। अब दोबारा कौन खरीदेगा? एएमसी। तो इसलिए रीपर्चेज वर्ड जो यूज किया जा रहा है वो स्कीम के लिए कर रहा है। ठीक, तो इसलिए यहां पर क्या कह रहा है? इन्वेस्टर कैन ऑफर, अपनी यूनिट को ऑफर कर सकता है, अपनी यूनिट को ऑफर कर सकता है रीपर्चेज के लिए। किसको ऑफर कर रहा है? स्कीम को। स्कीम को कह रहा है भाई वापस ले लो, मतलब रिडम्पशन कर रहा है। म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टर है वो सेल कर रहा है, तो सेल भी कर सकता है बोला, और नई यूनिट बाय भी कर सकता है। उसने कुछ यूनिट एनएफओ में इन्वेस्ट की थी, अब और यूनिट बाय करना चाहता है तो यहां पर बाय भी कर सकता है स्कीम ओपन होने के बाद। ये सारी कहानी जो आपको बताई, ओपन डेट, क्लोज डेट, स्कीम रीओपनिंग डेट, ये केवल ओपन एंडेड स्कीम के साथ ही होता है। क्लोज एंड के साथ ऐसा नहीं होता। क्लोज एंड के साथ क्या होता है? कह रहा है क्लोज एंड स्कीम हैव एन एनएफओ ओपन डेट। इसकी एनएफओ ओपन डेट होती है क्लोज एंड की, एनएफओ क्लोज डेट भी होती है जो ओपन एंड के साथ है। बट लेकिन दे हैव नो स्कीम रीओपनिंग डेट, लेकिन इसकी स्कीम रीओपन नहीं होती।
तो इसका कहने का मतलब है क्लोज एंड में आप इन्वेस्ट केवल एनएफओ के दौरान कर सकते हो। एनएफओ में जो इन्वेस्ट कर लिया आपने कर लिया, उसके बाद आप उस स्कीम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और आपने अगर इन्वेस्ट कर लिया तो फिर उसको आप बेच भी नहीं सकते बिफोर उसकी मेच्योरिटी। तो एनएफओ क्लोज एंड क्या होता है, इसका एंड फिक्स होता है, इन्वेस्टमेंट भी फिक्स होता है। ओपन एंड कभी भी खरीदो कभी भी बेचो। तो क्लोज एंड के ऊपर, ओपन एंड के ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, और ऊपर आपको उसका लिंक भी दिख रहा होगा, आप वहां जाकर के इस क्लोज एंड ओपन एंड का पूरा जो मामला है वो वहां पर देख सकते हो क्या है इसका, है ना। तो क्लोज एंड स्कीम, इसके एनएफओ ओपन डेट होती है, क्लोज डेट भी होती है, लेकिन इसकी स्कीम रीओपनिंग डेट नहीं होती है, ठीक है। इसका फिर आपने इन्वेस्ट करना है और या फिर मेच्योरिटी से पहले बेचना है, तो फिर स्टॉक एक्सचेंज पे जाके कर सकते हो। तो स्टॉक एक्सचेंज पे आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पे जब हम खरीदेंगे बेचेंगे तो एनएवी का रेट काम नहीं आएगा। फिर वहां पर रेट जो होगा वो कौन डिसाइड करेगा, वहां पर रेट जो डिसाइड करेगा वो करेगा मार्केट, उसकी मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो क्लोज एंड के ऊपर हमने पूरा वीडियो बना रखा है, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो हमने दे रखे हैं, आप उस वीडियो को एक बार चेक कर लें। चलो, न्यू फंड ऑफर एनएफओ प्राइस, जो एनएफओ प्राइस क्या होती है, कह रहा है इज द प्राइस, ये एनएफओ प्राइस क्या होती है, बोल रहा है ये वो प्राइस होती है पर यूनिट जो इन्वेस्टर को दैट द इन्वेस्टर हैव टू पे, जो इन्वेस्टर को पे करनी होती है ड्यूरिंग एनएफओ, एनएफओ के दौरान। उसके बाद ऑन गोइंग प्राइस होता है जिसमें परचेज, रिडम्पशन, सेल या स्विच करना है इन्वेस्टर को, इज द प्राइस एट विच द इन्वेस्टर परचेज और रिसीव रिडम्पशन या स्विच, ठीक है। ऑन गोइंग प्राइस क्या होता है, एक बार एनएफओ लॉन्च हो गया उसके बाद आ गया, तो उसके बाद जो प्रिवेलिंग एनएवी होती है, करंट में जो एनएवी होती है उसी को ऑन गोइंग प्राइस बोलते हैं, ठीक है। जो एनएवी का यूनिट का एनएवी होगा वो ऑन गोइंग प्राइस हो जाता है। उस प्राइस के साथ आप क्या कर सकते हो, आप स्विच भी कर सकते हो, आप रिडम्पशन भी कर सकते हो, आप परचेज भी कर सकते हो, ठीक है। उस रेट के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। कह रहा अंडर द सेबी गाइडलाइन एनएफओ अदर देन ईएलएसएस। देखो चैप्टर नंबर 2 में हमने म्यूचुअल फंड की स्कीम्स पढ़ी थी, तो बहुत सारी स्कीम्स पढ़ी थी, तो कह रहा है एनएफओज आते हैं अगर ईएलएसएस को छोड़ करके, ईएलएसएस को छोड़ करके जितनी भी स्कीम है उसका जो एनएफओ का टाइम पीरियड होता है वो 15 डेज का होता है, 15 दिनों का होता है, मतलब 15 दिन के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब क्वेश्चन आ रहा होगा फिर ईएलएसएस का कितना दिन का है, तो ईएलएसएस का 30 डेज का है, ठीक है। तो अदर देन ईएलएसएस ऑल स्कीम हैव अ लॉक इन, हैव अ एनएफओ पीरियड ऑफ 15 डेज, ठीक है। लेकिन ईएलएसएस में केवल ईएलएसएस की स्कीम में 30 डेज का होता है, ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेता है। अलॉटमेंट ऑफ यूनिट और रिफंड ऑफ मनी, या तो आपको अलॉट हो जाएंगी यूनिट या तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। एज द केस में बी, कोई भी केस हो सकता है। शुड बी डन विद इन 5 बिजनेस डे ऑफ क्लोजर ऑफ द स्कीम। एनएफओ ओपन हुआ, एनएफओ क्लोज हुआ, अब ये क्लोज होने के बाद और स्कीम रीओपन हो रही, इन दोनों के बीच में जो 5 दिन है, ठीक है, इस 5 दिन के अंदर या तो आपको यूनिट अलॉट हो जाएंगी या आपका पैसा आपको रिफंड हो जाएगा, जो भी केस होगा। ये 5 बिजनेस डे के अंदर हो जाना चाहिए स्कीम के क्लोज होने के बाद। यहां पर क्लोज हो गई, इसके बाद जो 5 दिन का अंतर है उसमें ये सारा काम हो जाना चाहिए। फर्दर आगे ओपन एंडेड स्कीम हैव टू रीओपन फॉर सेल, उसके बाद वो रीओपन हो जाती है सेल के लिए, रिपर्चेज के लिए 5 बिजनेस डेज के बाद, अलॉटमेंट होने के बाद, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्लान एंड ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भर के आएंगे इससे आपको। तो इन्वेस्टमेंट में प्लान होते हैं, कुछ ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस किस चीज के होते हैं, प्लान क्या है, तो देखो प्लान तो दो ही है, एक डायरेक्ट प्लान है, एक रेगुलर प्लान है। आपको सुन के भी समझ में आ रहा होगा डायरेक्ट प्लान का क्या मतलब है। डायरेक्ट प्लान क्या बोल रहा है इसके बारे में, कह रहा है अंडर डायरेक्ट प्लान एन इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट। डायरेक्ट प्लान में एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है म्यूचुअल फंड स्कीम में डायरेक्टली फ्रॉम द एएमसी, सीधा एएमसी से जुड़ के इन्वेस्ट कर सकता है थ्रू वेबसाइट के थ्रू, वेबसाइट पे गया और वहां से एएमसी के साथ जुड़ के इन्वेस्ट कर लिया। कह रहा है लो एक्सपेंस रेशियो, इसमें खर्चा कम होता है खर्चा कम क्यों होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को कोई कमीशन नहीं देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्लान है। रेगुलर प्लान का क्या मतलब है, कह रहा है अंडर रेगुलर प्लान एन इन्वेस्टर मेक्स इन्वेस्टमेंट थ्रू इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व। ये जो इंटरमीडिएटरीज है ये क्या होते हैं, ये इंटरमीडिएटरीज में क्या होता है कि जितने भी म्यूचुअल फंड को बेचने वाले लोग हैं, लोग मतलब डिस्ट्रीब्यूटर हो गया इंडिपेंडेंट,
ब्रोकर्स हो गए, एडवाइजर हो गए, बैंक के एम्प्लॉय हो गए, ये सारे इंटरमीडियरीज की कैटेगरी में आते हैं। तो जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम्स को बेच रहे हैं उनको हम इंटरमीडियरीज बोलते हैं। इंटरमीडियरीज का जो हिंदी मीनिंग है वो है बिचौलिए। बिचौलिए का मतलब नेगेटिव नहीं है, बिचौलिए का मतलब जो बीच में है, मध्यस्थ है। किसके बीच में है? इन्वेस्टर और एएमसी के बीच में। एएमसी की स्कीम होती है, उसको इन्वेस्टर को बेचते हैं, इन्वेस्टर को बेचते हैं उसकी डिमांड, उसकी नीड के हिसाब से, ठीक है। तो रेगुलर प्लान हो गया। ये थोड़ी महंगी होती है क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन भी होता है, लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा है, वो सही से गाइड कर रहा है, तो इन्वेस्टर के लिए ये एक्सपेंस कुछ नहीं है, वो उसको बहुत बड़ा फायदा करवा देता है, ठीक है। तो दो प्लान है हमारे पास, डायरेक्ट प्लान जो सीधा एएमसी के साथ जुड़ के इन्वेस्टर खरीद लेता है, और रेगुलर प्लान जो डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से इन्वेस्ट करता है। तो दो प्लान हो गए, आप दोनों में से कोई सा भी प्लान चूज कर लो, आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 आईडीसीडब्ल्यू पे आउट, ऑप्शन नंबर 2 आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, और ऑप्शन नंबर 3 ग्रोथ ऑप्शन। देखो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे और भी जो है चैनल्स आपको ये एनआईएसएम सीरीज 5 पढ़ा रहे हैं। हम ये लेटेस्ट 2024 का जो वर्जन है उसके हिसाब से पढ़ा रहे हैं, और अभी भी वो लोग डिविडेंड करके इसको बोल रहे हैं, ठीक है, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। लेकिन फ्रेंड्स, इसका जो है नाम चेंज हो गया, अब इसका नाम आईडीसीडब्ल्यू पे आउट हो गया, और ये आज नहीं हुआ है, इसको 1 साल 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो आईडीसीडब्ल्यू पे आउट हो गया, इसको पहले डिविडेंड पे आउट के नाम से जानते थे। और ये जो आईडीसीडब्ल्यू है, इसकी फुल फॉर्म है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल विड्रॉल प्लान। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल विड्रॉल प्लान है। तो आईडीसीडब्ल्यू पे आउट ऑप्शन, आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। आईडीसीडब्ल्यू की जगह पहले डिविडेंड वर्ड यूज होता था, आज भी डिविडेंड को लेकर के ही ये ऑप्शन है, लेकिन चेंज हो गया। तो कह रहा है इन आईडीसीडब्ल्यू पे आउट ऑप्शन द इन्वेस्टर रिसीव, इन्वेस्टर जो है वो रिसीव करता है द डिविडेंड इन हिज बैंक अकाउंट, सीधा उसके बैंक अकाउंट में डिविडेंड चला जाता है अगर आपने ये ऑप्शन चूज किया तो। उसके बाद कह रहा है द एनएवी गोज डाउन, ये डिविडेंड पे आउट होने की वजह से जो एनएवी है वो नीचे गिर जाती है, गोज डाउन, नीचे चली जाती है। टू रिफ्लेक्ट द इंपैक्ट ऑफ डिविडेंड पे, ये इंपैक्ट दिखाती है किस चीज का? डिविडेंड पेमेंट का। फिर कह रहे हैं दैट रिड्यूस एनएवी, जो वो गिरी हुई एनएवी है, जो डाउन चली गई डिविडेंड पे होने की वजह से, रिड्यूस एनएवी है आफ्टर आईडीसीडब्ल्यू पे आउट होने की वजह से, इज कॉल्ड एक्स डिविडेंड एनएवी। तो उस गिरी हुई एनएवी को क्या बोलेंगे? एक्स डिविडेंड एनएवी, ठीक है। इतना याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। आफ्टर अ डिविडेंड इज अनाउंस, अब कुछ स्कीम ने क्या किया? डिविडेंड्स अनाउंस कर दिया, हाँ भाई ये डिविडेंड्स इतना मिल गया है, ये आपको अगले महीने 15 तारीख को मिलेगा, अनाउंस हो गया। एंड अंटिल इट इज पे आउट, लेकिन अभी पे आउट नहीं हुआ है। तो अनाउंस हो गया लेकिन पे नहीं हुआ, ऐसी एनएवी को हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इट इज रेफर टू एज कम डिविडेंड एनएवी, है ना, क्यूमुलेटिव डिविडेंड एनएवी इसको बोलते हैं, कम डिविडेंड एनएवी। तो एक्स डिविडेंड एनएवी क्या है और कम डिविडेंड एनएवी क्या है, आपको समझ आ गया होगा। तो ये था पे आउट ऑप्शन में, ठीक है। आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में क्या होता है? कह रहा है हाउएवर द इन्वेस्टर डज नॉट रिसीव द डिविडेंड इन हिज बैंक अकाउंट द अमाउंट इज री इन्वेस्टेड, यहां पर री इन्वेस्ट हो जाता है, डिविडेंड मिलता है फिर वो दोबारा उसी स्कीम में इन्वेस्ट हो जाता है, ठीक है, दोबारा से सेम स्कीम में इन्वेस्ट हो जाता है। यहां पर क्या होता है? एडिशनल यूनिट हमें अलॉट हो जाती है इन्वेस्टर को। एनएवी यहां भी गिरती है लेकिन यहां पर यूनिट्स बढ़ जाती है। आपकी एक रोटी थी मान लो 200 ग्राम की, अब वो रोटी 180 ग्राम की हो गई। पहले 10 रोटी मिलती थी, अब आपको 11 रोटी मिलेगी, बात तो एक ही है, ठीक है। तो आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ग्रोथ ऑप्शन की बात करेंगे। ग्रोथ ऑप्शन इन तीनों ऑप्शन में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, 95% लोग ग्रोथ ऑप्शन ही चूज करते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टर को तो पता भी नहीं है ये 3 ऑप्शन भी होते हैं। इन ग्रोथ ऑप्शन जो डिविडेंड है इज नॉट डिक्लेयर, ग्रोथ ऑप्शन में डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं होता, और इसका फायदा किसको होता है? एनएवी को। द एनएवी वुड देयरफॉर कैप्चर द फुल वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो गेन, इसकी वजह से जो एनएवी है ग्रोथ ऑप्शन की, उसको सबसे ज्यादा फायदा होता है, सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो गेन का कैप्चर वही एनएवी करती है, मतलब सबसे ज्यादा बढ़ती है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आता है कंपाउंडिंग इफेक्ट चाहिए एक इन्वेस्टर को, किस में इन्वेस्ट करें? ग्रोथ में। एक क्वेश्चन आता है एक इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि उसके अकाउंट में कैश ट्रांजेक्शन होगी पे आउट ऑप्शन में, तो ये ध्यान रखने हैं आपको। देखो इसी को और डिटेल में समझाते हैं। ये पैरामीटर है डिविडेंड रिसीव बैंक अकाउंट, ये टैक्स डिविडेंड पे लगेगा कि नहीं, ये इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट ऑफ री इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड, मतलब यूनिट बढ़ेगी क्या,
और एनएवी में क्या चेंजेस होगा। तो ये आईडीसीडब्ल्यू पे आउट है, ये आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्टमेंट है और ये ग्रोथ है। आईडीसीडब्ल्यू पे आउट में देखते हैं और देखते हैं डिविडेंड रिसीव इन बैंक अकाउंट, क्या बैंक अकाउंट में डिविडेंड रिसीव होगा। पे आउट में यस, री इन्वेस्टमेंट में नो, क्योंकि दोबारा इन्वेस्ट हो गया। ग्रोथ में डिक्लेयर ही नहीं होता, ठीक है। टैक्स लगेगा क्या डिविडेंड के ऊपर, आईडीसीडब्ल्यू पे आउट ऑप्शन में हाँ लगेगा, आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में हाँ यहां भी लगेगा, ग्रोथ ऑप्शन में भाई डिविडेंड तो दिया ही नहीं जा रहा तो यहां नहीं लगेगा। इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट ऑन अकाउंट ऑफ री इन्वेस्टमेंट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड का पैसा उसी स्कीम में दोबारा इन्वेस्ट कर दिया है, तो क्या यूनिट्स जो हमारी वो बढ़ेंगी। आंसर है नहीं। इसमें क्यों बढ़ेंगी, क्योंकि यहां पर तो डिविडेंड आपके खाते में आ गया, री इन्वेस्ट नहीं हुआ यहाँ पे। री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में हाँ यहां यूनिट बढ़ जाएंगी, जो मैंने रोटी का बोला था ना, रोटी बढ़ जाएगी, वो यहां पर हो जाएगा। ग्रोथ ऑप्शन में नहीं, यहां पर कुछ नहीं होगा क्योंकि डिविडेंड का तो डिक्लेयर ही नहीं हुआ। एनएवी के साथ क्या होगा, एनएवी क्या चेंज होगी। आईडीसीडब्ल्यू पे आउट में कह रहा है एनएवी डिक्लाइन हो जाएगी टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड जितना 15 रुपए का एनएवी था, 3 रुपए का डिविडेंड बांट दिया तो 12 रुपए रह जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। सेम यहां पर भी होगा, यहां पर सिर्फ यूनिट बढ़ जाएंगी लेकिन। और ग्रोथ ऑप्शन में कह रहा है एनएवी कैप्चर करती है द पोर्टफोलियो गेन एंटायरली, मतलब सबसे ज्यादा जो गेन होता है पोर्टफोलियो का वो ग्रोथ ऑप्शन की एनएवी को होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चक्कर समझ आ गया होगा आईडीसीडब्ल्यू पे आउट, आईडीसीडब्ल्यू री इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ का। अब आपको यूनिट अलॉट हो रही है, आपको यूनिट मिल रही है, आपका जो पैसा है जो आपने दिया उसके बदले में आपको यूनिट मिलती है, आपके पैसे को यूनिट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अलॉटमेंट ऑफ यूनिट टू द इन्वेस्टर। न्यू फंड ऑफर में कह रहा है स्कीम यूनिट, स्कीम की जो यूनिट होती है जब आप एनएफओ में इन्वेस्ट करते हो तो वो सोल्ड की जाती है फेस वैल्यू के रेट पे। और चैप्टर 2 में हमने पढ़ा है फेस वैल्यू किसी भी यूनिट का कितना होता है, 10 रुपीज होता है। सो द इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिवाइडेड बाय ₹10, आपने मान लो 10,000 दिए हैं एनएफओ में, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 10 मतलब आपको 1000 यूनिट मिल जाएंगी। वुड गिव द नंबर ऑफ यूनिट द इन्वेस्टर हैज बाउट, या उसको अलॉट होंगे। ऑनगोइंग ऑफर, ऑनगोइंग मतलब एनएफओ हो गया, चालू हो गया, अभी जो करंट में रनिंग स्कीम है उनको बोलेंगे ऑनगोइंग ऑफर। तो कह रहे हैं स्कीम यूनिट आर सोल्ड एट एनएवी, जो स्कीम चल रही है ऑलरेडी उन स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पर एनएवी के रेट से बेची जाती है। द इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिवाइडेड बाय एनएवी, मान लो किसी म्यूचुअल फंड यूनिट का एनएवी 100 रुपए चल रहा है, आपने 10,000 इन्वेस्ट किए, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना आ जाएगा, 100 यूनिट मिलेंगे आपको, है ना, 100 यूनिट आपको मिलेंगी। तो सेल इसमें क्या करें, द इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिवाइडेड बाय द एनएवी, एनएवी के साथ, ठीक है, उसका जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, वुड गिव द नंबर ऑफ यूनिट द इन्वेस्टर हैज बाउट। ऑनगोइंग भी पता चल गया, एनएफओ भी पता चल गया। राइट इशू, राइट इशू क्या होता है, देखो ये पॉपुलर है आपके इक्विटी में। तो कह रहे इन राइट इशू, राइट इशू जब आता है तो जो प्राइस होता है, द प्राइस एट विच द यूनिट आर ऑफर्ड इज क्लियर एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के टाइम को आपको बता दिया जाता है कि भाई ये यूनिट आपको इतने में ऑफर कर रही है, ये इतनी में आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो द इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिवाइडेड बाय द राइट प्राइस गिव्स द नंबर ऑफ यूनिट दैट द इन्वेस्टर हैज बाउट। तो यहां पर ये जो राइट इशू, राइट प्राइस होता है जो निकाला होता है स्कीम ने, उस प्राइस के हिसाब से आपको यूनिट मिलेंगी। और लास्ट में बोनस इशू, देखो बोनस के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, लगभग क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, पूछा जाता है कि बोनस यूनिट कितने रुपए में मिलती है, तो भैया बोनस है ये। तो बोनस यूनिट लेने के लिए इन अ बोनस इशू द इन्वेस्टर डज नॉट पे एनीथिंग, उसको कुछ भी पे करना नहीं होता। द फंड अलॉट न्यू यूनिट फॉर फ्री, जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम है, जो फंड है वो नई यूनिट फ्री में देता है। दस इन अ वन बोनस इशू द इन्वेस्टर इज अलॉटेड 1 न्यू यूनिट फ्री फॉर एवरी 3 यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया आपका मतलब इसमें, तो 1:3 का बोनस मिल रहा है, 1:2 का बोनस मिल रहा है, 1:4 का बोनस मिल रहा है, उससे आपको समझ जाना चाहिए। 1:3 मतलब 3 पे 1, 1:4 का मतलब 4 यूनिट पे 1 यूनिट फ्री, ठीक है ना। तो ये आपको ये हो गया। तो कह रहे 10 इन अ वन बोनस इशू, एक बोनस इशू में द इन्वेस्टर इज अलॉटेड 1 न्यू यूनिट फ्री फॉर एवरी 3 यूनिट। 1:3 का हो गया, 3 यूनिट उसके पास ऑलरेडी है, ऑलरेडी हेल्ड बाय द इन्वेस्टर। बिहाफ ऑफ दीज 3 यूनिट्स, जो इन्वेस्टर है उसको एक बोनस यूनिट फ्री में मिलेगी, ठीक है। तो बोनस फ्री में मिलता है,
ये याद रखना है। और 1:3, 1:2 का क्या मतलब है? 1:3 मतलब 3 पे 1, 1:2 मतलब 2 पे 1। ये मत सोचना 1 पे 3 फ्री, ठीक है। तो बोनस इशू, मंथली अकाउंट स्टेटमेंट होती है हमारी, जो म्यूचुअल फंड इशू करता है स्टेटमेंट अकाउंट एवरी मंथ। अगर कोई ट्रांजेक्शन हुई है उस मंथ में तो हमारे को शेयर की जाती है। एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट भी ऐसी है, द म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करता है, जब म्यूचुअल फंड जो है प्रोवाइड करता है द अकाउंट स्टेटमेंट टू द यूनिट होल्डर को हु हैव नॉट ट्रांजेक्टेड, जिसने ट्रांजेक्शन की नहीं ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ, अगर पिछले 6 महीने में कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी तो उसको ये एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट जो है भेजी जाती है, ठीक है। ये हो गया एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट। इन पे क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, इस पे पक्का आते हैं। कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, CAS, कभी कभी सीधा CAS लिखता है, इसको हमको अंडरस्टैंड करना है कि कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट की बात हो रही है। इस पे 2 क्वेश्चन आते हैं, मॉक टेस्ट में भी हमने डिस्कस किया है इसको। अ कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट CAS जिसको बोलते हैं, कह रहा है फॉर ईच मंथ इज सेंट बाय ईमेल, वो ईमेल के द्वारा भेजा जाता है ऑन और बिफोर 10th, हर महीने की 10 या उससे पहले भेजा जाता है। द सक्सीडिंग मंथ प्रोवाइडेड देयर हैज बीन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द फोलियो इन द प्रीवियस मंथ, और जो यूनिट होल्डर होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर से, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इसको हमने आगे मॉक टेस्ट में भी डिस्कस करना है, तो प्लीज वहां पर भी देख लीजिए। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आते हैं कि ये कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट कब भेजी जाती है, तो 10 या 10 से पहले, और ये जो 10 तारीख है ये डिसाइड किसने किया, तो आंसर है टाइम डिसाइडेड बाय सेबी फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जो टाइम है डिसाइड करेगा सेबी, हमारा बॉस जो है वो डिसाइड करेगा। अब हम फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हम एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, तो द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म आर, एक किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म में, देखो अब तो ये यूज नहीं होता है जनरली, लेकिन हमको पता होना चाहिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू जब इन्वेस्ट करेंगे तो क्या क्या इंफॉर्मेशन भरनी है। डायरेक्ट प्लान एंड रेगुलर प्लान दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कह रहा इफ इन्वेस्टर ऑप्ट्स फॉर डायरेक्ट प्लान, अगर इन्वेस्टर ने डायरेक्ट प्लान चूज किया है तो डायरेक्ट शुड बी मेंशन इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर एंटरिंग ARN इन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में एक स्पेस दिया होता है जिसमें हमको ARN नंबर लिखना है। अब भैया हम डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ARN किसका लिखें, तो ARN तो किसी का है नहीं, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम उसको ARN की जगह डायरेक्ट लिख देंगे, तो उसको मान लिया जाएगा डायरेक्ट प्लान है। और इफ इन्वेस्टर ऑप्ट्स फॉर रेगुलर प्लान, अगर इन्वेस्टर कोई रेगुलर प्लान ले रहा है, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, इंटरमीडिएट्स के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा है, तो वहां पर उसकी ARN की डिटेल जो डिस्ट्रीब्यूटर की है वो मेंशन कर दी जाती है। तो क्वेश्चन भी आता है इस पे कि डायरेक्ट प्लान है, रेगुलर प्लान है, क्या है, तो उसको समझ लेंगे। यूनिट होल्डर इंफॉर्मेशन, एक म्यूचुअल फंड में जो भी इन्वेस्टर है, ठीक है, मतलब यूनिट होल्डर है, दोनों का मतलब एक ही है, उसकी इंफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए। तो कह रहा है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कैन हैव अप टू 3 होल्डर, मैक्सिमम एक म्यूचुअल फंड में अगर ज्वाइंट होल्डर है, ठीक है, म्यूचुअल फंड में सिंगल होल्डर भी हो सकते हैं, ज्वाइंट भी हो सकते हैं, अगर ज्वाइंट है तो मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। मैक्सिमम ज्वाइंट होल्डर कितने हो सकते हैं? 3। द फोलियो इज क्रिएटेड इन द नेम ऑफ फर्स्ट होल्डर, जो भी अगर मान लो ज्वाइंट होल्डर है, 3 लोग हैं, तो फोलियो किसके नाम से क्रिएट होगा, तो जो फर्स्ट होल्डर होगा उसके नाम से फोलियो क्रिएट होगा, उसको प्राइमरी इन्वेस्टर माना जाएगा, जो टैक्स वैक्स में छूट मिलेगी, बचत मिलेगी, ये उसी को मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टर। अगर माइनर इन्वेस्टर है, माइनर मतलब 18 साल से छोटा बच्चा है, तो क्या होगा, तो कह रहा है माइनर एज ए यूनिट होल्डर एन इन्वेस्टमेंट मेड फॉर माइनर, अगर बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है जो 18 साल से कम का है, इज डन थ्रू गार्जियन, तो ये गार्जियन के थ्रू होता है। हु कंप्लाइज विद द KYC एंड पैन रिक्वायरमेंट, तो ये जो गार्जियन है ये पूरी पैन कार्ड और उसके KYC सब कुछ प्रोवाइड करेगा गार्जियन, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। KYC की डिटेल, KYC मतलब नो योर कस्टमर, उसकी डिटेल है। तो कह रहा है द KYC एक्नॉलेजमेंट लेटर as proof of compliance with the KYC norms by each holder has to accompany the application form, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये आपको मिलता है। फिर है फटका, FATCA या CRS डिटेल हम बोलते हैं। तो देखो FATCA के ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है आपको। ये FATCA क्या है, ये इंडिया अमेरिका के बीच में एग्रीमेंट है कि जो भी अमेरिका का नागरिक इंडिया में इन्वेस्ट करेगा तो उसको FATCA के अंदर इंफॉर्मेशन देनी होगी, और हमारा कोई सिटीजन अमेरिका में इन्वेस्ट करता है तो सेम अमेरिका भी हमारे को प्रोवाइड करता है।
ठीक है, तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे, FETC या CRS। तो फॉर एप्लीकेशन इंक्लूडिंग गार्जियंस whose country of birth citizen is other than India, the application require additional information under Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA जिसको हम बोलते हैं, एंड कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, CRS बोलते हैं। CRS क्या है? CRS अदर कंट्री के साथ है, अमेरिका के साथ तो फटका है, बाकी कंट्रियों के साथ हमने CRS साइन किया हुआ है, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। बैंक अकाउंट की डिटेल कह रहा है, इट इज मैंडेटरी फॉर इन्वेस्टर टू प्रोवाइड द बैंक डिटेल ऑफ द फर्स्ट होल्डर, जो फर्स्ट होल्डर है उसकी तो बैंक डिटेल चाहिए, ऑफ द फोलियो इन द एप्लीकेशन फॉर्म। दिस इंक्लूड द नेम ऑफ बैंक, इसमें बैंक का नाम जहां पर उसने अकाउंट उसका है, ब्रांच का नाम, सिटी का नाम, अकाउंट होल्डर नंबर, ठीक है, द अकाउंट नंबर जो अकाउंट का नंबर है, टाइप ऑफ अकाउंट मतलब किस प्रकार का टाइप है, करंट अकाउंट है, क्या अकाउंट है आपका ये, MICR ठीक है, कोड होता है, और IFSC की डिटेल, ये सब आपको मेंशन करनी होगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिटेल में इन्वेस्टर हैव टू मेक देयर चॉइस ऑफ स्कीम, वो अपनी चॉइस से स्कीम, अपनी जो स्कीम है चॉइस कर सकता है, उसकी चूज कर सकता है उसको, उसमें प्लान ले सकता है, वो डायरेक्ट या रेगुलर लेना चाहता है, ऑप्शन चूज कर सकता है उसके अंदर, और पे आउट ऑप्शन, अपने ऑप्शंस का पे आउट कर सकता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन बनते समय, है ना, जब उसकी हो रही होगी। नॉमिनेशन, द एप्लीकेशन कैन मेक अ नॉमिनेशन इन फेवर ऑफ मैक्सिमम ऑफ 3 नॉमिनी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, रटने वाला क्वेश्चन है, आपको पूछा जाएगा मैक्सिमम कितने नॉमिनी हो सकते हैं आपके, आंसर है 3। मैक्सिमम नॉमिनी कितने हो सकते हैं? 3, याद रखना है इसको। एंड इंडिकेट द परसेंटेज टू ईच नॉमिनी, उसमें परसेंटेज लिखा होता है, नॉमिनी 1 को इतना, नॉमिनी 2 को इतना, नॉमिनी 3 को इतना, ठीक है, तो ये याद रहेगा हमें। यूनिट होल्डिंग के ऑप्शंस, आप म्यूचुअल फंड में जब पैसा देते हो म्यूचुअल फंड को, तो वो आपको उस पैसे को नंबर ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करके आपको दे देता है। जैसे आप सब्जी मंडी में जाते हो टमाटर लेने, आप सब टमाटर वाले को 50 रुपए देते हो, तो वो आपको 1 किलो टमाटर दे देता है, ये जो भी रेट होता है, ठीक है। तो आपके 50 रुपए को उसने क्या किया, टमाटर में कन्वर्ट कर दिया। सेम म्यूचुअल फंड में जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा देते हो, तो आपके पैसे को यूनिट में कन्वर्ट कर देता है। तो कह रहे हैं इन्वेस्टर हैव द ऑप्शन टू होल्ड द यूनिट इन फिजिकल मोड और डीमेट मोड, वो चाहे तो बोला अपने डीमेट अकाउंट में रखे या फिजिकल फॉर्म में रखे, उसको कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, वो रख सकता है ऐसा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एक इन्वेस्टर मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकता है, या ऐसी और भी जो जानकारी है कहां मिलती है, कह रहा था स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट SID एंड की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम किम, ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन ऑन द मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट, मतलब कितना मिनिमम पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये SID SAI जो किम है, फंड फैक्ट शीट है, ये सारे के सारे जो है टॉपिक है ना, ये चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपको मिलेंगे, चैप्टर नंबर 5 में। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन विद म्यूचुअल फंड। फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, पैसे का जो लेन देन है उसकी जो ट्रांजेक्शन होती है म्यूचुअल फंड के साथ, वो क्या क्या हो सकती है। तो कह रहा है म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन के टाइप, कितने प्रकार के ट्रांजेक्शन हो सकती है। इनिशियल परचेज, ठीक है, इनिशियल परचेज, इसमें क्या है, द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू अ म्यूचुअल फंड, यहाँ पर बिल्कुल शुरू वाला जो पैसा होता है, इनिशियल जो फर्स्ट टाइम लगता है, वो हम यहाँ पर लगाते हैं। इनिशियल परचेज, जब फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हैं। एडिशनल परचेज, अब आपने एक बार किसी म्यूचुअल फंड में लगा लिया, SIP कर दी, तो आप हर महीने उसमें एडिशनल परचेज कर रहे हो, तो मेकिंग एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इनटू द फंड, उसमें और अतिरिक्त आप परचेज कर रहे हो। रीपरचेज या रिडम्पशन, देखो रीपरचेज और रिडम्पशन दोनों का मतलब सेम है। आप जब म्यूचुअल फंड की स्कीम को बेचते हो तो उसको रिडम्पशन बोलते हैं, या आप रीपरचेज के लिए ऑफर करते हो तो उसको भी रिडम्पशन बोलते हैं, दोनों का मतलब सेम है। तो कह रहा है सेलिंग बैक फंड शेयर्स टू द कंपनी, सेलिंग बैक फंड शेयर टू द कंपनी, ये होगा यहाँ पे, ठीक है। तो रीपरचेज, रिडम्पशन, एडिशनल परचेज, इनिशियल परचेज, जब फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करता है कोई इन्वेस्टर, उसको इनिशियल परचेज बोलते हैं। और फिर है स्विच, स्विच का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह स्विच हो जाना, जैसे हम सिम को पोर्ट करवाते हैं, है ना, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में हम उसको क्या करते हैं, पोर्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्विच करना।
तो ट्रांसफरिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वन फंड टू अनदर, यहां पर हम एक फंड से, एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम में ट्रांसफर हो जाते हैं, स्विच कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, है ना। नॉमिनेशन, नॉमिनी, है ना, नॉमिनी बहुत जरूरी है, पैसे की बात है। तो कह रहे नॉमिनेशन कैन बी मेड इन फेवर ऑफ मैक्सिमम ऑफ 3 नॉमिनी। अभी हमने क्या पढ़ा था, ज्वाइंट होल्डर मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, नॉमिनी कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, वो भी 3 हो सकते हैं। तो ये रटने वाले क्वेश्चन है, हमने जो हमारी लाइव क्लास होती है डेली, उसमें रटने वाले क्वेश्चन बिल्कुल अलग डाले हैं, उसके हम अपने सब स्टूडेंट को ऑडियो देते हैं इसकी। तो वो रटने वाले क्वेश्चंस जो मैक्सिमम आते हैं, जैसे हमने उनके फॉर्मूले बना रखे हैं। तो 3 3 5 10 एक फॉर्मूला है, 3 3 5 10। आपसे पूछेगा मैक्सिमम नॉमिनी कितने हो सकते हैं, 3। मैक्सिमम ज्वाइंट होल्डर कितने हो सकते हैं, 3। 5 10 क्या है, पूछेगा कि एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर कितने बैंक अकाउंट रख सकता है, आंसर है 5। आपसे पूछेगा नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर कितने रख सकता है, आंसर है 10। तो 3 3 5 10 ये 4 क्वेश्चन रटने वाले क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाने का कुछ नहीं है। तो नॉमिनेशन कह रहा है नॉमिनेशन कैन बी मेड इन फेवर ऑफ मैक्सिमम ऑफ 3 नॉमिनी। आप मैक्सिमम 3 नॉमिनी अपने बना सकते हो। वेयर देयर आर म्यूचुअल फंड, वेयर देयर आर मल्टीपल नॉमिनी, अगर कहीं पर मल्टीपल नॉमिनी मतलब 3 नॉमिनी है, मान लो मल्टीपल, तो जो यूनिट होल्डर है मस्ट डिफाइन, उसको डिफाइन करना होगा परसेंटेज, कि भाई मेरी ना रहने पे अगर मेरी मृत्यु हो जाती है उस कंडीशन में परसेंटेज किसको कितना मिलेगा। तो मस्ट डिफाइन द परसेंटेज होल्डिंग फॉर ईच नॉमिनी, हर नॉमिनी को कितना परसेंटेज मिलेगा, ये कौन डिसाइड करता है, ये इन्वेस्टर यूनिट होल्डर डिसाइड करता है। मेकिंग ए टोटल ऑफ 100%, 100% में किसको कितना परसेंट देना है वो दे सकता है। अ नॉमिनेशन कैन बी चेंज और कैंसिल एट एनी टाइम। मान लो मैंने 3 नॉमिनी बनाए, उसमें से मैं एक को नॉमिनी से हटा रहा हूं, किसी और को लगा रहा हूं, किसी और को बना रहा हूं, तो ये जो इन्वेस्टर है कभी भी चेंज कर सकता है, कितनी बार भी चेंज कर सकता है। नॉमिनेशन। प्लेज की बात करेंगे हम। प्लेज के ऊपर हमने म्यूचुअल फंड, अभी जो आपको क्वेश्चन आंसर आएंगे उसमें भी दे रखा है, उसमें भी हमने एक्सप्लेन किया है। तो प्लेज मतलब होता है गिरवी रखना, ठीक है, लीन ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स को गिरवी रख देना। तो बैंक्स हो गई, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो गई, एंड अदर फाइनेंशियल कंपनी, और भी जो फाइनेंस की कंपनियां ये सब हो गई। ऑफन प्रोवाइड लोन, ये लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगेंस्ट प्लेज मतलब जब आप गिरवी रखते हो कोई सामान उसके बदले में, जैसे गोल्ड लोन बहुत फेमस है, आप अपने गोल्ड को रखते हो और उसके बदले में आपको लोन मिल जाता है। तो गोल्ड क्या है, एसेट है। तो म्यूचुअल फंड की जो यूनिट क्या है, यूनिट है होती है, वो क्या है, वो भी एसेट है। तो किसी भी एसेट को आप प्लेज कर सकते हो, उसके बदले में लोन ले सकते हैं। तो सेम यहां पर कह रहा है अगेंस्ट प्लेज ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट बाय द यूनिट होल्डर। और जो लीन है वो मार्क कर दिया जाता है प्लेज यूनिट को, विच प्रोवाइड द लैंडर अथॉरिटी, ये जो लैंडर है जिसने लोन दिया है उसको अथॉरिटी देता है टू रिडीम यूनिट, वो आपकी यूनिट को रिडीम कर सकता है जो आपने गिरवी रखी है। इन केस ऑफ नॉन रीपेमेंट, अगर आपने लोन लिया और उसको पेमेंट नहीं किया तो वो आपकी यूनिट को बेच के वो पैसा ले सकता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो प्लेज में 2 पार्टी होती है, एक लोन देने वाली, एक लोन लेने वाली। जो लेने वाला है वो है प्लेजर मतलब इन्वेस्टर, और जो लोन देने वाला है वो है प्लेजी, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। डीमेट अकाउंट, देखो डीमेट अकाउंट का इस सिलेबस में हमारे म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ा रोल नहीं है। क्या कह रहे हैं म्यूचुअल फंड आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इन्वेस्टर, जो म्यूचुअल फंड है वो उनको जरूरत है कि वो प्रोवाइड करें इन्वेस्टर को ऑप्शन टू होल्ड द यूनिट इन डीमेट फॉर्म, कि अपनी यूनिट को डीमेट फॉर्म में भी रख सके। द डीमेट फैसिलिटी इज टिपिकली इनिशिएटेड बाय म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड ने बोला डीमेट अभी अभी शुरू किए, ठीक है, डीमेट का जो कॉन्सेप्ट है, विच वुड टाई अप विद डिपोजिटरी, यहां पर आपका टाई अप हो जाता है डिपोजिटरीज के साथ, एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ, ठीक है। ये 2 ही डिपोजिटरी है भारत में, याद रखना, एनएसडीएल और सीडीएसएल। इनमें से एनएसडीएल का किसी का नाम तो चेंज हुआ है अभी, है ना। चेंज इन फोलियो डिटेल, क्या है ये, तो कह रहा है चेंज इन पर्सनल इंफॉर्मेशन, अगर आपका कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन में चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है आपको। चेंज इन बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन, आपको अपने बैंक अकाउंट के इंफॉर्मेशन में चेंजेस करने हैं, कुछ नया बैंक ऐड करना है। चेंज इन गार्जियन, गार्जियन भी चेंज किए जा सकते हैं। चेंज इन स्टेटस फ्रॉम माइनर टू मेजर, ठीक है ना, माइनर टू मेजर, तो ये सब के सब चेंजेस आप कर सकते हो यहाँ पे।
ठीक है, चेंज इन फोलियो, चेंज इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन, चेंज इन बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन, चेंज इन गार्जियन, चेंज इन स्टेटस फ्रॉम माइनर टू मेजर, ये सब आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर है इस पेज पे लास्ट में ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लगाया भी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये? ट्रांसमिशन होता क्या है? देखो सुनने में ऐसा लग रहा है ये वर्ड कि यार कुछ चीज ट्रांसफर हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, है ना, बट यहां पर मतलब क्या है ट्रांसमिशन का? तो यहां पर भी वही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, लेकिन क्या जा रहा है वो भी ध्यान में रखना है। तो कह रहे ट्रांसमिशन इज द प्रोसेस, ट्रांसमिशन जो है एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ऑफ ट्रांसफरिंग यूनिट, यूनिट को ट्रांसफर करने का, of transferring units to the person entitled to receive it in the event of death of the unit holder। किसी इन्वेस्टर की अगर डेथ हो जाती है तो उसको जो पैसा मिलता है उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को ट्रांसमिशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। अभी हमने एक जगह पढ़ा था कहीं पर, नहीं यहाँ पर नहीं है ना, तो इसको हम आगे मॉक टेस्ट में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन हमने बना रखे हैं। तो ट्रांसमिशन ऑफ यूनिट, मृत्यु में बाद उसका पैसा उसके नॉमिनी को जब ट्रांसफर होता है, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। पेमेंट मैकेनिज्म फॉर म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन, म्यूचुअल फंड आप इन्वेस्ट करते हो तो जो ट्रांजेक्शन है वो कैसे कैसे हो सकती है? इंटरनेट बैंकिंग सब यूज कर रहे हैं आजकल, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज ईसीएस है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, यूपीआई के थ्रू कर सकते हो, स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे जाके कर सकते हो, म्यूचुअल फंड यूटिलिटी प्लेटफॉर्म पे जाके पेमेंट कर सकते हो, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हो, ठीक है ना, और बाकी नहीं है यहाँ पर, है ना, बाकी ये हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं अपना पेमेंट ट्रांसफर। सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन, अब देखो म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं तो भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इन्वेस्ट करते हैं, तो कैसे करते हैं? सिस्टम है उसके लिए, कुछ सिस्टमेटिक प्लान बने हुए हैं, तो वो कौन कौन से वो देखते हैं। तो देखो 3 प्लान है हमारे पास, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो पॉपुलर है एसआईपी, फिर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान जिसको एसडब्ल्यूपी बोलते हैं, और तीसरा है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। तो ये 3 प्लान है हमारे पास, ठीक है, सिस्टमेटिक प्लान है ये, सिस्टमेटिक प्लान है ये हमारे पास। एसआईपी क्या होता है? ये कह रहे एसआईपी इज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, ये एक इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी है वेयर, जहां पर एक इन्वेस्टर को नीड है, जरूरत है, टू इन्वेस्ट द सेम अमाउंट फॉर मनी इन अ पीरियोडिक मैनर, ठीक है, इन अ पीरियोडिक मैनर। तो आपने एसआईपी शुरू कर दी तो आपका एक फिक्स अमाउंट आप बैंक खाते से कट के उस स्कीम में इन्वेस्ट होता रहेगा हर महीने, इसको बोलते हैं एसआईपी, ठीक है। बी है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, यहां पर अब विड्रॉल प्लान को सुन के ना सब सोचते हैं यार यहाँ तो विड्रॉल हो रहा है, भैया विड्रॉल कब होगा? विड्रॉल से पहले तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। आप जा रहे हो, बोल रहे हो मेरे को विड्रॉल प्लान चाहिए, तो ऐसा थोड़ी आपको वो पैसा देना चालू कर देगा। वो बोलेगा सर ठीक है विड्रॉल प्लान ले रहे हो, कितना इन्वेस्ट करोगे? आप बोल रहे हो जी 10 लाख इन्वेस्ट कर दो मेरे, तो आपने यहाँ इन्वेस्ट किया 10 लाख, तो लमसम पैसा इन्वेस्ट होता है, और फिर उस पैसे से हम डिसाइड करते हैं कि कितने टाइम के बाद मुझे विड्रॉल मिलना चालू हो जाए। तो एसडब्ल्यूपी अलाउ करता है इन्वेस्टर को टू विड्रॉ मनी, पैसे को विड्रॉ करने का, आफ्टर मेकिंग लमसम इन्वेस्टमेंट, एक लमसम इन्वेस्टमेंट के बाद, फ्रॉम म्यूचुअल फंड स्कीम इन अ पीरियोडिक मैनर ऑन एन ऑलरेडी सेट डेट। आप पहले ही सेट कर देते हो डेट कि मेरे को कब कब से कैसे पैसा चाहिए। एसआईपी सबको पता है, एसडब्ल्यूपी आपको पता लग गया। एसटीपी क्या होता है? एसटीपी में क्या होता है कि आपने एक स्कीम में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आप उस स्कीम से दूसरी स्कीम में अपने पैसे को ट्रांसफर कर रहे हो, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। अब यहां पर आप सिस्टमेटिक तरीके से कर रहे हो, एक साथ नहीं कर रहे, उसको बंद कर दिया नई जगह शुरू कर दिया, नहीं, आप उस स्कीम में भी बने हुए। मान लो एक आपने लिक्विड फंड में इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए, अब आप लिक्विड फंड से स्मॉल कैप फंड में ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के द्वारा। स्विच, स्विच तो आपको पता ही है ना, लाइट का स्विच होता है, बंद किया तो लाइट बंद, ऑन किया तो लाइट ऑन। तो ये स्विच है एक स्कीम से दूसरी स्कीम में ट्रांसफर होने का। आपने मान लो एक XYZ स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ था, अब आप ABC स्कीम में चले गए, स्विच कर गए, तो मतलब XYZ खत्म, टाटा बाय बाय, और ABC में स्टार्ट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एक जगह खत्म एक जगह शुरू, एक ही कंबाइंड ट्रांजेक्शन में ये काम हो जाएगा। तो कह रहा है स्विच इज अ रिडम्पशन, स्विच एक रिडम्पशन है फ्रॉम वन स्कीम, एक स्कीम से रिडम्पशन,
एंड परचेज इनटू अनदर, एक स्कीम में रिडम्पशन खत्म, एक में परचेज हो जाएगा, ये कंबाइंड होगा, ठीक है। परचेज इनटू अनदर कंबाइंड इनटू वन ट्रांजेक्शन, एक ही ट्रांजेक्शन में ये सारा काम हो जाएगा, तो ये स्विच हो गया आपका। और लास्ट में डिविडेंड ट्रांसफर प्लान, अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आईडीसीडब्ल्यू पे आउट के साथ, ये डिविडेंड ट्रांसफर प्लान है, ये जैसे सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान थे, ये डिविडेंड ट्रांसफर प्लान है। यहां कुछ नहीं होता, डिविडेंड का पैसा आप किसी स्कीम में इन्वेस्ट करवा रहे हो, मेरे को डिविडेंड मिला तो मैंने ये सेट कर रखा कि भाई मेरे को जो भी डिविडेंड मिले वो डिविडेंड का पैसा इस स्कीम में इन्वेस्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड ट्रांसफर प्लान। तो डिविडेंड ट्रांसफर प्लान एक फैसिलिटी है दैट अलाउ इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर को अलाउ करता है टू इन्वेस्ट द डिविडेंड अर्न इन अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इनटू अनदर स्कीम ऑफ द सेम म्यूचुअल फंड, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब डिविडेंड ट्रांसफर प्लान में क्या है, ये एक फैसिलिटी है जो अलाउ करता है इन्वेस्टर को टू इन्वेस्ट, वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, कौन सा पैसा, डिविडेंड का पैसा जो उसने कमाया है एक म्यूचुअल फंड में, उसको इन्वेस्ट कर सकता है इनटू अनदर स्कीम, लेकिन सेम म्यूचुअल फंड की। कहने का मतलब है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में मैंने एक स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ था, लिक्विड फंड, आईसीआईसीआई की लिक्विड फंड में इन्वेस्ट किया था, अब मैं दूसरी स्कीम में उस पैसे का डिविडेंड जो मिलेगा उसको शिफ्ट कर रहा हूं, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड ट्रांसफर प्लान। लिक्विड फंड पे तो डिविडेंड नहीं मिलता है ना, तो ये याद रखना है, हमारे को समझाने के लिए बता रहा था। केवाईसी डॉक्यूमेंट, केवाईसी मतलब क्या होता है, नो योर कस्टमर, कस्टमर को जानने के लिए केवाईसी की जाती है, हमारा इन्वेस्टर कौन है ये पता तो चले। तो ऑल इन्वेस्टर कॉमा बोथ इंडिविजुअल, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे नॉन इंडिविजुअल हो, इंक्लूडिंग ज्वाइंट होल्डर, चाहे ज्वाइंट होल्डर हो चाहे एनआरआई हो, पीओए हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीओए होल्डर्स हो, इट्स इशुअर्स हो, चाहे गार्जियन है, अगर माइनर हमारा इन्वेस्टर है तो गार्जियन उसका, ठीक है, हैव टू बी केवाईसी कंप्लाइंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टमेंट वैल्यू। आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो या 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो या 10 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको केवाईसी तो देनी पड़ेगी, ठीक है, तो सबको देनी पड़ेगी, चाहे इंडिविजुअल है, नॉन इंडिविजुअल है, एनआरआई है, पीओए है, ठीक है, गार्जियन है, सबको अपनी केवाईसी देनी पड़ती है। The KYC process involve establishing the identity and address of the investor as required under the anti-money laundering law। देखो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मतलब जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके खिलाफ ये कानून के तहत हमको केवाईसी सबको देनी होती है, अपनी आइडेंटिटी जो है वो स्टैब्लिश करनी होती है, कौन है यहाँ पर, है ना, तो इसको भी समझेंगे हम। द एप्लीकेशन फॉर इन्वेस्टमेंट मस्ट बी अकम्पनीड बाय एक्नॉलेजमेंट फॉर हैविंग कंप्लीटेड द केवाईसी प्रोसेस। जो एप्लीकेशन होती है, द एप्लीकेशन फॉर इन्वेस्टमेंट मस्ट बी अकम्पनीड बाय द एक्नॉलेजमेंट फॉर द हैविंग केवाईसी प्रोसेस, मतलब उसका ना जो एप्लीकेशन होगी उसके साथ एक्नॉलेजमेंट लेटर पक्का होगा। तो एप्लीकेशन के साथ जैसे स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट होता है, एसएआई होता है और एक किम होता है, तो हर एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ किम का देना मैंडेटरी है। क्यों देना मैंडेटरी है भाई, उस किम में देख के उसको पढ़ के ही तो इन्वेस्ट करेगा, तो ये ध्यान रखेंगे हम। द इंफॉर्मेशन इज अपडेटेड इन द सेंट्रल सिस्टम ऑफ द केआरए, जो केआरए का सेंट्रल सिस्टम होगा यहां पर अपडेट की जाती है सारी इंफॉर्मेशन। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में मतलब केवाईसी के क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो हम दे करके अपनी केवाईसी पूरी कर सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी प्रूफ कर सकते हैं। तो उसमें पैन कार्ड होता है अपना, पैन कार्ड से हमारा टैक्स और ये सब चीजें प्रूफ हो जाती है। एड्रेस प्रूफ में आपका पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी हो गया, राशन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, है ना, ये बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो गई, यूटिलिटी बिल हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सारे हो सकते हैं एड्रेस प्रूफ में, ठीक है। तो ये दे करके हमको अपनी केवाईसी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे केवाईसी, ठीक है। अच्छा, एक कुछ अलग टॉपिक है इसी चैप्टर के, वो भी समझ लेते हैं। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ये हमारे को पूछा जाता है असबा को लेकर के, ASBA असबा, इसकी फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है असबा इज अ फैसिलिटी वेयर इन्वेस्टर्स ऑथराइज देयर बैंक टू ब्लॉक मनी
for a new fund offer NFO. The amount remain in the investor's account and earn interest until allotment. If allotted, the exact amount is debited. If not, the money remain available, avoiding the need for refund. देखो पहले क्या होता था ना, जब भी कोई नया NFO आता था या नई IPO आते थे, तो मान लो 50,000 मेरे को इन्वेस्ट करने, तो मैं 50,000 देता था, मेरे अकाउंट से कट जाते थे। अब हमको मिले तो ठीक, नहीं मिले तो वो पैसा फिर वापस आता था हमारे पास, और वापस आने में टाइम लगता था। तो फालतू की ट्रांजैक्शन भी हो गई और हमारा पैसा हमारे बैंक खाते से भी बाहर रहा। तो इस चीज को रोकने के लिए एक फैसिलिटी लेकर के आए हैं जिसको हम बोलते हैं ASBA। ये एक एप्लीकेशन है जो सपोर्ट करती है बैंक को, ठीक है, कि वो हमारे ही खाते में हमारे ही पैसे को ब्लॉक कर दे। तो आपने अब 50,000 इन्वेस्ट किए मान लो, तो अब आपके अकाउंट से कटेंगे नहीं, वो 50,000 आपके ही बैंक खाते में रहेंगे, लेकिन ब्लॉक हो जाएंगे। मतलब आप उन पैसों को यूज नहीं कर पाओगे। अगर आपको यूनिट मिल जाती है तो पैसा कट जाएगा आपके अकाउंट से, मतलब डेबिट हो जाएगा, और अगर आपको यूनिट मिल गई तो पैसा कट जाएगा, और अगर नहीं मिली तो पैसा ब्लॉक जो कर रखा है वो रिलीज कर दिया जाएगा। तो इस बीच आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में रह के ब्याज कमाता रहेगा, ठीक है। तो ये है आपका असबा। नेक्स्ट है हमारा अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर, इसको शॉर्ट में हम UBO बोलते हैं। UBO, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर। कह रहा है एडिशनल रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनके लिए ये है। तो इसमें जितेंद्र प्रसाद मैं हूं एक इन्वेस्टर, मैं इंडिविजुअल हूं, तो मुझे UBO देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी तो प्रूफ है। एक्चुअल में UBO होता क्या है, मान लो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई XYZ एक इन्वेस्टर है, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसका फायदा किसका फायदा होगा? अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके इन्वेस्टमेंट में फायदा किसको होगा? डेफिनेटली उसी का फायदा होगा, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। तो यहां इसलिए उसको देने की जरूरत नहीं। लेकिन आप एक चीज सोचो कि अगर गुरुकुल उज्जीवन अगर इन्वेस्ट करेगी पैसों को, तो ये फायदा किसको होगा? तो कोई भी नहीं बता सकता, सेबी को भी नहीं पता कि भैया गुरुकुल उज्जीवन का बेनिफिट किसको हो रहा है। तो गुरुकुल उज्जीवन या उनकी जैसी जो कंपनी है या कोई ट्रस्ट है, तो उनको केवाईसी देनी होती है। किसको केवाईसी देनी है? जिनका फायदा हो रहा है। तो देखो समझते हैं, सेबी हैज मैंडेटेड, सेबी ने मैंडेट किया दैट इन्वेस्टर अदर देन इंडिविजुअल को छोड़ के हैव टू प्रोवाइड डिटेल, उनको प्रोवाइड करनी होगी डिटेल ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर, UBO जिसको कहते हैं, ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड सबमिट डॉक्यूमेंट टू एस्टेब्लिश देयर आइडेंटिटी ऑफ सच UBO थ्रू एनी ऑफ द आइडेंटिटी प्रूफ जो एक्सेप्टेबल है अंडर KYC नॉर्म्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल गुरुकुल उज्जीवन है, ये एक कंपनी है, और मान लो कि मैं इस कंपनी का बेनिफिशियरी हूं, तो कितने % का बेनिफिशियरी होगा वो देखते हैं। तो कह रहा है एन UBO ऑफ ए कंपनी, UBO एक कंपनी में क्या होता है, कह रहा है इज वन हु ऑन्स और इज एंटाइटल टू मोर देन 25%। एक कंपनी में 25% या उससे ज्यादा का अगर कोई प्रॉफिट ले रहा है, हिस्सेदार है ऑफ इट शेयर्स और प्रॉफिट, ठीक है, तो उसको UBO देना पड़ेगा। मतलब अगर जितेंद्र प्रसाद गुरुकुल उज्जीवन में 25% से ज्यादा हिस्सेदार है, तो जितेंद्र प्रसाद को अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करनी पड़ेगी, KYC देना पड़ेगा कि भाई मेरे को फायदा हो रहा है इसका, ठीक है। मोर देन 15% इन केस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के केस में 15% या उससे ज्यादा का जो होगा उसको देनी पड़ेगी। और सेम ट्रस्ट, अगर कोई ट्रस्ट इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके भी 15% का जो भी बेनिफिशियरी होगा उसको अपनी KYC देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा UBO होता क्या है, क्यों करवा रहे हैं ऐसा। ऐसा इसलिए करा रहे हैं कल की डेट में ये ना हो कि कोई टेररिस्ट ग्रुप हो, वो अपनी कंपनी बनाए भारत में, उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करे और फायदा उठा ले अपना, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए है द UBO रिक्वायरमेंट आर नॉट एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनी। ये जो UBO है किस किस पे अप्लाई नहीं होता? लिस्टेड कंपनियों पे। लिस्टेड कंपनियां मतलब जो शेयर मार्केट में कंपनियां लिस्ट है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स, SBI बैंक, ये सारी कंपनियां हैं, लेकिन ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है, ये सेबी के साथ रजिस्टर्ड कंपनी है, तो इनको UBO देने की जरूरत नहीं है। क्यों? मुकेश अंबानी इन्वेस्ट करेगा, रिलायंस इंडस्ट्री इन्वेस्ट करेगी, तो हमको पता है भाई मुकेश अंबानी का फायदा हो रहा है। कैसे पता? क्योंकि ये कंपनी तो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो इनको नहीं देने की जरूरत है। इनकी जो सब्सिडरी कंपनियां हैं, सब्सिडरी कंपनियां मतलब ऐसी कंपनियां भी हैं इनके पास जो अभी मार्केट में लिस्ट नहीं हुई है,
उन कंपनियों को भी यूबीओ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हम सब लोग याद रखेंगे यूबीओ का मतलब। मॉक टेस्ट क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट आपने पूरा चैप्टर पढ़ा और पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूरे चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हैं उससे कवर हो जाए। पूरे 12 चैप्टर में से ये जो 9 चैप्टर है आपका, ये 15 मार्क्स का है। 15 मार्क्स ये अपने आप में रखता है, मतलब आपको इस चैप्टर से 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं मॉक टेस्ट। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर फॉल्स। ये दो स्टेटमेंट दे रखी ए एंड बी, इन दोनों में से एक कह रहा है फॉल्स है। देखो एक चीज याद रखना, मैं आपको बार बार और बोलता रहता हूं, आगे भी बोलता रहूंगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े। क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में स्टूडेंट की कंप्लेन आती है कि सर ट्रू फॉल्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। जो मैं समझाऊं, जो साइकोलॉजी के हिसाब से बचपन से हमने ट्रू आंसर दिए हैं, यहां फॉल्स पूछता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो जब भी फॉल्स का क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, यहां फॉल्स पूछा, आपको सिर्फ ये पता चल गया कि ट्रू फॉल्स क्या है। फॉल्स को सोच के आंसर नहीं ढूंढना है आपको, फॉल्स का चश्मा नहीं पहन लेना है। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं, कह रहा टाइम स्टैंपिंग इज रिलीवेंट फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, बी टाइम स्टैंपिंग इज रिलीवेंट ओनली फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड नॉट फॉर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब इसमें टाइम स्टैंपिंग होती क्या है, देखो टाइम स्टैंपिंग क्या होती है, आपने कभी भी गूगल का ट्रांजेक्शन किया होगा, आपने किसी को गूगल का पेमेंट किया, तो जब आप पेमेंट करते हो तो उसमें उसका टाइम जाता है, कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड, कौन सा डे कौन सा डेट, सब कुछ मेंशन होता है, उसी को टाइम स्टैंपिंग बोलते हैं। तो ये टाइम स्टैंपिंग जो होता है ये रिलीवेंट होता है, मतलब मान्य होता है किस पे, केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे। अब इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है टाइम स्टैंपिंग रिलीवेंट है फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, दोनों पे रिलीवेंट है। और बी में कह रहा है कि टाइम स्टैंपिंग इज रिलीवेंट ओनली फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब इसके आगे का जो इसने लिखा ना एंड, ये इसने हमको पागल बनाने के लिए लिखा है, एंड नॉट फॉर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, अगर ये यहां पर भी कंप्लीट कर देता तो भी इस सेंटेंस का यही सेंस जाता। तो अब इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर है इसका ए ओनली, मतलब टाइम स्टैंपिंग इज रिलीवेंट फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड नॉट नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मतलब जो टाइम स्टैंपिंग है फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों पे रिलीवेंट है, तो ये क्या है, गलत है। लेकिन हमारा आंसर ए है, क्यों, क्योंकि हमसे फॉल्स पूछा था। अब यहां पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, तो इससे बचने का यही तरीका है, जब आपको ये पता चल गया ये फॉल्स है, आपको ये पता चल गया ये ट्रू है, अब आपको दोनों पता चल गया, अब आप ऊपर देखोगे पूछा क्या, फॉल्स पूछा है, तो ठीक है ये तो बी तो ट्रू है, ये फॉल्स है, आंसर ए होगा। तो ऐसे ही आपको ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन करने हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, a facility that allows an investor to withdraw money from an existing mutual fund scheme at predetermined interval is called। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन के टॉपिक को समझेंगे। एक बोला फैसिलिटी है जो अलाउ करती है इन्वेस्टर को विदड्रॉ मनी, पैसा निकालने के लिए, फ्रॉम एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड, जिस स्कीम में आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है उस स्कीम से, कब, प्री डिटरमाइंड इंटरवल इज कॉल्ड, पहले से आपने जो टाइम तय किया हुआ है उस टाइम पे आप पैसा निकाल सकते हो। तो कौन सा है, तो देखो हमारे पास 3 प्लान है, SIP, SWP, STP। SIP तो सब जानते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें हमारे अकाउंट से पैसा कटता है और इन्वेस्टमेंट होता रहता है जब तक हम चाहते हैं। STP में क्या होता है, एक स्कीम से दूसरी स्कीम में पैसा ट्रांसफर होता है। और ए जो है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, इसमें हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट के टाइम पे ही मेंशन कर देते हैं कि भाई हमें अभी पैसा नहीं चाहिए, लेकिन एक टाइम के बाद हमें ये पैसा वापस चाहिए। तो सिस्टमेटिक तरीके से हम विड्रॉल कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या आंसर होगा इसका अभी, और आंसर है इसका ए, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है एन इन्वेस्टर कैन टेक द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग थ्रू इन्वेस्टिंग इन प्लान। देखो चैप्टर नंबर 9 का ही है, आपने अच्छे से पढ़ा था, 2 टाइप के प्लान, 3 टाइप के ऑप्शंस होते हैं। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट चाहिए, चतुर्भुजी ब्याज चाहिए एक इन्वेस्टर को, तो उसको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। तो 3 प्लान थे हमारे पास, IDCW पे आउट, IDCW री इन्वेस्टमेंट और तीसरा था ग्रोथ। ठीक है, तो क्या आंसर होगा आपके हिसाब से, जब हमने पढ़ा था इसको स्टार्टिंग में ही, हमने सेकंड स्लाइड में इसको पढ़ा था, और आंसर है ग्रोथ।
देखो ग्रोथ में क्या होता है, डिविडेंड ना तो डिक्लेयर किया जाता है ना बांटा जाता है, तो एक इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा फायदा ग्रोथ ऑप्शन में ही होता है, और मैक्सिमम 95% जो इन्वेस्टर है वो ग्रोथ ही लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट हैपन्स टू अ म्यूचुअल फंड फोलियो इफ वन ऑफ द जॉइंट होल्डर्स पासेस अवे। देखो मैं बहुत धीरे से पढ़ रहा हूं, ऐसे ही आपको पढ़ने क्वेश्चन। क्वेश्चन का टॉपिक है पासेस अवे। एक इन्वेस्टर है, ठीक है, वो ज्वाइंट होल्डर है, मतलब दो हो सकते हैं या मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, आपको ये ऑलरेडी पता है, मैक्सिमम ज्वाइंट होल्डर 3 हो सकते हैं। तो कह रहा है ज्वाइंट होल्डर है, उसमें से एक की मृत्यु हो गई, वो पास अवे हो गया, मर गया वो। तो अब क्या होगा, 4 ऑप्शन दे रखे। पहले मैं कह रहा द फोलियो विल बी कैंसिल, फोलियो कैंसिल हो जाएगा एंड द अमाउंट रिफंड है और उनको वापस कर दी जाएगी। बी द यूनिट विल बी ट्रांसफर टू द नॉमिनी, बोला नॉमिनी को जो यूनिट है वो ट्रांसफर कर दी जाएंगी। सी द यूनिट विल बी ट्रांसफर टू द लीगल हेयर ऑफ द डिकेज होल्डर, जो मर गया है उसके जो लीगल हेयर है उसको चला जाएगा। और डी द सर्वाइंग ज्वाइंट होल्डर विल बी कंटिन्यू टू द होल्ड द यूनिट। अब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, और आंसर सही है डी, द सर्वाइंग ज्वाइंट होल्डर विल कंटिन्यू टू होल्ड द यूनिट। देखो अगर सिंगल होल्डर होता तो उसके नॉमिनी को पैसा चला जाता, लेकिन यहां पर है ज्वाइंट होल्डर। तो भाई अब मैं मान लो हस्बैंड और वाइफ है, दोनों के दोनों ज्वाइंट होल्डर है, हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसकी जो वाइफ है वो सारा जो है पैसा उनको चला जाएगा। दोनों की डेथ हो जाएगी, उस केस में फिर नॉमिनी को जाएगा। अगर यहां पर ज्वाइंट ना लिखा होता, सिंगल लिखा होता, तो बी हमारा आंसर हो सकता था कि नॉमिनी को चला जाएगा, या सी भी हो सकता था अगर नॉमिनी नहीं है तो, ठीक है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं। ज्वाइंट होल्डर लिखा हुआ यहां पर, पूरा गेम पलट जाएगा यहां पर, है ना, इसलिए पासेस अवे में मृत्यु के केस में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इंफॉर्मेशन ऑफ एन इन्वेस्टर अकाउंट आइडेंटिफाई अंडर फटका FATCA विल बी रिपोर्टेड बाय म्यूचुअल फंड। देखो FATCA क्या है, ये इंडिया का अमेरिका के साथ एग्रीमेंट है। क्या होता है, अमेरिका का कोई सिटीजन अगर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है तो इंडिया उसकी पूरी डिटेल अमेरिका को शेयर करता है, और अगर हमारा कोई नागरिक अमेरिका में इन्वेस्ट करता है तो अमेरिका उसकी सारी डिटेल हमारे को प्रोवाइड करता है, ठीक है। डबल टैक्स से बचने के लिए भी है ये, है ना, और क्लियर कट पता चले कि कौन कहां क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो कौन सी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को पास ऑन करेगा, तो पहला है आइडेंटिफाई अकाउंट होल्डर, ऑल ऑफ चॉइसेस प्रोवाइडेड हियर, बाकी चॉइस क्या है, सी आइडेंटिफाई ऑफ बेनिफिशियल होल्डर, और डी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड अंडर ऑल फोलियोज ऑफ द इन्वेस्टर। तो सही आंसर क्या होगा आपके हिसाब से, और सही आंसर है बी, ऑल ऑफ चॉइसेस प्रोवाइडेड हियर, मतलब अकाउंट होल्डर की आइडेंटिटी भी शेयर की जाएगी, उसका बेनिफिशियल होल्डर कौन है वो भी शेयर किया जाएगा, और कितना पैसा कितने फोलियो में इन्वेस्टेड है वो भी शेयर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द नेट एसेट वैल्यू, जिसको NAV बोलते हैं प्यार से शॉर्ट में, ऑफ द स्कीम आफ्टर द डिविडेंड इज पे आउट। ब्रैकेट के अंदर कह रहा है रिमेंबर द NAV वुड हैव ड्रॉप टू द एक्सटेंट ऑफ द डिविडेंड पेड। चैप्टर के शुरुआत में हमने पढ़ा था 2 टाइप के प्लान, 3 टाइप के ऑप्शंस, है ना, तो उसी में से ये क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है, पे आउट होने की वजह से NAV गिर जाती है, उस गिरी हुई NAV को क्या बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, एक्स डिविडेंड NAV, कम डिविडेंड NAV, लोअर NAV, डिविडेंड NAV, और सही आंसर है एक्स डिविडेंड NAV। देखो अगर आपने IDCW पे आउट लिया हुआ है तो 15 रुपए का मान लो आपकी जो यूनिट की NAV है 15 रुपीज की, आपने IDCW पे आउट चूज किया हुआ है, और मान लो वो 15 रुपए के अंदर 3 रुपए डिविडेंड के भी शामिल है। अब डिविडेंड आपने पे आउट लिया हुआ है तो वो 3 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। जब आपके बैंक अकाउंट में 3 रुपए आ गए तो NAV का क्या होगा, वो 15 से 12 रह जाएगी, तो वो गिर जाएगी, ड्रॉप, और उस गिरी हुई NAV को हम बोलते हैं एक्स डिविडेंड NAV, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एट व्हाट प्राइस आर द बोनस यूनिट इशू टू द यूनिट होल्डर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोनस यूनिट की बात हो रही है। बोनस आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं इसमें कि भाई बोनस यूनिट के लिए क्या पे करना होता है, तो कुछ नहीं पे करना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि बोनस यूनिट कितनी मिलेगी आपको, तो वो रेशियो तय होती है। एक क्वेश्चन आता है
कि 1000 यूनिट है आपके पास, ध्यान से सुनिए, आपके पास 1000 यूनिट है और म्यूचुअल फंड स्कीम ने 1:4 का बोनस डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो 1:4, कुछ लोग क्या सोचेंगे, एक यूनिट पे 4 यूनिट फ्री, ठीक है। तो मतलब 1000 यूनिट पे, 1000 यूनिट पे 4000 यूनिट फ्री, बट ऐसा नहीं है। 1:4 का मतलब होता है 4 यूनिट पे 1 यूनिट फ्री। तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आएगा 250। तो आपको अगर 1000 यूनिट है और 1:4 का बोनस डिक्लेयर हुआ है तो आपको मिलेगी केवल 250 यूनिट। अच्छा, वहां पर क्या रखता है, 4000 का ऑप्शन भी रहता है। तो आप देखोगे अरे यार 1:4 मतलब 1 पे 4, 1000 पे 4000, आंसर भी ऑप्शन भी, आप खुश हो जाओगे, लेकिन वो गलत आंसर है। तो ध्यान रखना इस चीज का। यहाँ फिलहाल पूछ रहा है बोनस यूनिट जो है किस प्राइस पे दी जाती है, तो द बोनस यूनिट आर अलॉटेड फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, हुज केवाईसी नीड टू बी कंप्लीटेड इन केस ऑफ एन एप्लीकेशन बाय अ माइनर। देखो डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड के अंदर, इंडिविजुअल आप हम सब लोग, नॉन इंडिविजुअल कोई कंपनी, कोई ट्रस्ट, कोई एमएनसी इन्वेस्ट कर रही है, नॉन इंडिविजुअल हो गया, और माइनर भी इन्वेस्ट कर सकता है, मतलब 18 साल से जिसकी उम्र नीचे है वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो 18 से नीचे अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो कह रहा है उसकी केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर वो कंप्लीट कैसे किया जाता है, माइनर के द्वारा किया जाएगा, गार्जियन के द्वारा किया जाएगा, कोई भी फैमिली मेंबर हो उसका माइनर का वो करेगा, या नो केवाईसी इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एप्लीकेशन बाय माइनर। और सही आंसर क्या है, सही आंसर है गार्जियन के थ्रू होगा, ठीक है, जिसके गार्जियन होगा वही केवाईसी अपनी पूरी करेगा। अच्छा, इसमें और क्वेश्चन क्या आते हैं माइनर के नाम से। एक क्वेश्चन आता है पहले तो कि क्या बच्चा म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है, आंसर है यस, डेफिनेटली कर सकता है, बट केवाईसी गार्जियन की होगी। एक में ऑप्शन ये भी आता है कि बच्चों के लिए स्पेशल स्कीम बना रखी है, तो आंसर है नहीं, कोई स्पेशल स्कीम नहीं है, स्कीम सेम रहेगी, किसी में भी इन्वेस्ट कर सकता है जो माइनर है। अच्छा, ज्वाइंट होल्डर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 3, ये सबको पता है। अच्छा, माइनर ज्वाइंट होल्डर हो सकता है क्या, आंसर है नहीं हो सकता, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि माइनर का कौन सा डॉक्यूमेंट दिया जाता है, तो आंसर है माइनर का जो डॉक्यूमेंट वहां प्रेजेंट करना है वो है उसका बर्थ सर्टिफिकेट, उसी से प्रूफ होगा कि माइनर है कि नहीं। तो देखो ये क्वेश्चन आंसर ऐसा नहीं कि 20 ही क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन के डेरिवेटिव भी आपको बता रहा हूं कितने उसके और क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुनिए तो आपका ये 9 चैप्टर दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा हाउ मेनी मैक्सिमम बैंक अकाउंट कैन अ रेजिडेंट इंडिविजुअल इन्वेस्टर रजिस्टर्ड विद म्यूचुअल फंड फोलियो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो प्रकार के मैंने आपको जैसे बताया कि इन्वेस्टर होते हैं, इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जैसे आप हो, मैं हूं, कोई एनआरआई है ना, ये सब एनआरआई है, एचएनआई है, सब इंडिविजुअल है। तो मैं जितेंद्र प्रसाद अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा या आप इन्वेस्ट करोगे तो हम मैक्सिमम 5 बैंक के अकाउंट अपने फोलियो के साथ लिंक कर सकते हैं, ठीक है। कितने कर सकते हैं, 5। किसके लिए, ये इंडिविजुअल के लिए। नॉन इंडिविजुअल कितने कर सकता है, नॉन इंडिविजुअल जो इन्वेस्टर है वो मैक्सिमम 10 बैंक के अकाउंट लिंक करेगा, ठीक है। तो गुरुकुल उज्जीवन नॉन इंडिविजुअल है, गुरुकुल उज्जीवन अगर इन्वेस्ट करेगा तो 10 बैंक के खाते वो अपने से रजिस्टर्ड कर सकता है, और आप हम जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है वो मैक्सिमम 5, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो आंसर यहां पर 5 होगा, है ना, क्योंकि इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10, द पार्टी इन हुज फेवर द यूनिट आर प्लेज इज कॉल्ड। हाँ, अब प्लेज का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। प्लेज, प्लेज का मतलब क्या होता है, प्लेज का मतलब होता है, ये जो प्लेज है इसका मतलब होता है गिरवी रखना, गिरवी रखना। गिरवी क्या रखते हैं हम, हमारी जो बहुमूल्य वस्तु होती है उसको गिरवी रखते हैं, घर को गिरवी रख सकते हैं, उस पर लोन ले सकते हैं हम, होम लोन। उसके बाद आपका गाड़ी को भी गिरवी रख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद आप गोल्ड लोन लेते हो, बहुत फेमस है, गोल्ड भी हम क्या करते हैं, प्लेज करते हैं, गिरवी रखते हैं और उसके बदले में लोन लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड की जो यूनिट है वो क्या है, वो भी हमारा क्या है, एसेट है, वो भी एसेट है, वो है ना। तो उसको भी हम गिरवी रख सकते हैं। चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा है, ये इन्वेस्टर का राइट है, उसका अधिकार है कि वो अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट को गिरवी रख सकता है। तो यहां पर प्लेज है। क्वेश्चन क्या होता है, गड़बड़ कहां होती है, द पार्टी इन हुज फेवर। देखो जब लोन लेते हैं तो दो पार्टियां होती है, एक लोन लेने वाली पार्टी और एक लोन देने वाली पार्टी। इन दोनों के नाम क्या है, तो
जो लोन लेने वाला है वो हमेशा इन्वेस्टर ही होगा, क्योंकि उसी की यूनिट गिरवी रखी जा रही है। तो लोन लेने वाला जो है उसको हम बोलेंगे प्लेजर, PLEDGER, प्लेजर, जो लोन लेने वाला है मतलब इन्वेस्टर। जो लोन देने वाला है वो होगा प्लेजी, लोन देने वाला प्लेजी, लोन लेने वाला प्लेजर। यहां क्या कह रहा है द पार्टी इन हुज फेवर, किसके फेवर में यूनिट को गिरवी रखा जा रहा है। तो क्या आंसर होगा इसका, और आंसर है प्लेजी। प्लेजी मतलब मान लो HDFC बैंक है, वो लोन दे रहा है और जितेंद्र प्रसाद लोन ले रहा है, तो जितेंद्र प्रसाद हो गया प्लेजर और HDFC बैंक हो गया प्लेजी। तो किसके फेवर में अपनी यूनिट को गिरवी रखूंगा, प्लेजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस कैन गुड एंड सर्विस टैक्स GST जो होता है बी चार्ज टू द म्यूचुअल फंड स्कीम ओवर एंड अबव द टोटल एक्सपेंस रेशियो ऑफ द स्कीम। देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसका। पहला है कह रहा है GST एप्लीकेबल ऑन एनी फीस मस्ट बी विद इन द टोटल एक्सपेंस रेशियो। बी कह रहा है GST एप्लीकेबल ऑन डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन only can be charged to the scheme over and above the total expense ratio. C, GST applicable on AMC fees as well as distributor commission can be charged to the scheme over and above total expense ratio. ठीक है। और लास्ट में कह रहा है GST applicable on AMC fees only can be charged to the scheme over and above the total expense ratio। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, और इसका करेक्ट आंसर है डी। GST जो है वो एप्लीकेबल है केवल AMC की फीस पे, वो भी तब जब वो टोटल एक्सपेंस रेशियो के ऊपर होगा, तो उसी के ऊपर GST यहां पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो इसको याद रख लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एंटाइटल्ड टू बी नॉमिनी। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मैक्सिमम 3 नॉमिनी हमारे हो सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नॉट एंटाइटल्ड टू बी नॉमिनी, इन 3 में से कौन है जो नॉमिनी नहीं बन सकता। पहला है एजुकेशनल ट्रस्ट, दूसरा है रिलीजियस ट्रस्ट और तीसरा है माइनर। माइनर के इसने कंडीशन भी लिखे अलोंग विद स्पेसिफिकेशन ऑफ गार्जियन। तो इन 3 में से नॉट नॉमिनी कौन नहीं बन सकता, क्या आंसर होना चाहिए, और करेक्ट आंसर है एजुकेशनल ट्रस्ट। देखो एक्चुअल में कोई भी ट्रस्ट जो है नॉमिनी नहीं बन सकता, बट रिलीजियस ट्रस्ट को छूट दी गई है। रिलीजियस ट्रस्ट को आप नॉमिनी बना सकते हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो आप कल की डेट में, जैसे है ना राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, आप उसको अपना नॉमिनी बना सकते हो। तो हमारी मृत्यु के बाद हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो राम जन्मभूमि को ट्रांसफर हो जाएगा, तो उसको हम नॉमिनी बना सकते हैं। लेकिन एजुकेशनल ट्रस्ट को नहीं बना सकते। माइनर को भी नॉमिनी बना सकते हैं गार्जियन के स्पेसिफिकेशन में। तो इसको याद रख लेना, एजुकेशनल ट्रस्ट जो है वो नॉमिनी नहीं बन सकता। क्वेश्चन नंबर 13, इन्वेस्टर हैव द राइट टू स्पेसिफाई अप टू नॉमिनी फॉर देयर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट फोलियो। ये तो हम कई बार अभी बता चुका हूं आपको कि एक इन्वेस्टर मैक्सिमम 3 नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है, 3 से ज्यादा नहीं कर सकता। मैक्सिमम बोल रहा हूं, आप 1 करना चाहते हो 1 करो, आप 2 करना चाहते हो 2 करो, लेकिन मैक्सिमम 3 कर सकते हो। आप चाह रहे हो कि मैं 5 नॉमिनी अपॉइंट कर दो, नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर 3 है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, कॉमा भी पढ़ रहा हूं क्योंकि मैंने बोला एक एक चीज पढ़नी है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट अ कैश फ्लो इन वंस बैंक अकाउंट। ये 3 ऑप्शन है, इनमें से कौन से में आपके बैंक अकाउंट में कैश फ्लो हो सकता है। पहला IDCW री इन्वेस्टमेंट, दूसरा IDCW पे आउट और तीसरा ग्रोथ और चौथा बोनस। क्या आंसर होना चाहिए आपका, और करेक्ट आंसर है IDCW पे आउट। अगेन वहीं पे 2 प्लान 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन में से IDCW पे आउट, आप पे आउट चूज करते हो तो डिविडेंड का पैसा आपके बैंक खाते में होता है। तो यहां पर कह रहा है इन्वेस्टर एक्सपेक्ट, आशा रख सकता है, ठीक है, उम्मीद रख सकता है कि उसके बैंक अकाउंट में कैश फ्लो होगा। तो कौन से केस में होगा, पे आउट के केस में होगा। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, देखो IDCW की फुल फॉर्म क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल विड्रॉल। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल विड्रॉल री इन्वेस्टमेंट, पहले इसका नाम था डिविडेंड पे आउट ऑप्शन, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अभी भी वही चीज है लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया। रीजन क्या है कि 2020 से शायद, पहले डिविडेंड क्या था, टैक्स फ्री था, आपको जितना भी डिविडेंड मिलता था उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन उसके बाद इस पर टैक्स शुरू हो गया। ठीक है, अब 6000 के बाद आपको डिविडेंड अगर मिलता है तो उस पर टैक्स लगता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको सबको याद रखना है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल विड्रॉल पे आउट प्लान
और री इन्वेस्टमेंट। तो इसमें पे आउट पे आपको कैश फ्लो हो सकता है बैंक अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 15, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैश बोलते हैं, CAS, हैज टू डिस्पैच टू द इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर को डिस्पैच कर देनी चाहिए। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन सेम रहेगा, ऑप्शन अलग हो जाएंगे। तो ए कह रहा ओनली व्हेन द इन्वेस्टर सेंड एन रिक्वेस्ट फॉर इट, जब इन्वेस्टर सेंड करेगा रिक्वेस्ट बोला तभी भेजी जाएगी। कह रहा ऑन अ मंथली बेसिस, हर महीने भेजी जाती है, बिफोर द 10th, 10 तारीख से पहले, ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, मतलब उससे जो पहले वाला मंथ था उसकी सारी रिपोर्ट उस मंथ में 10 तारीख तक भेज दी जाती है। जैसे अभी ये मार्च का महीना चल रहा है फॉर एग्जांपल, और फेब में जो भी आपके अकाउंट में हुआ होगा वो मार्च 10 तारीख तक आपके पास मेल कर दी जाएगी। सी में कह रहा है फॉर एवरी ट्रांजेक्शन फॉर एवरी फोलियो, ठीक है, हर फोलियो की हर ट्रांजेक्शन बोला भेजी जाती है। डी क्वार्टरली बोला है ना, 4 महीने में एक बार, फॉर डोरमेंट इन्वेस्टर, जो डोरमेंट इन्वेस्टर जो इनएक्टिव है उनको भेजी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? और इसका करेक्ट आंसर है बी, ऑन अ मंथली बेसिस बिफोर द 10th ऑफ सक्सीडिंग मंथ। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, ये ऑप्शन हटा करके दूसरा ऑप्शन यहाँ पर डाल देगा और वो भी सही होगा। क्या होगा? ये जो कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट है ये कब भेजी जाएगी, इसकी जो टाइमिंग है कौन डिसाइड करेगा? तो सेबी डिसाइड करता है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये भी याद रखना इसके अंदर, वो भी ऑप्शन आता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फॉर ट्रेडिंग ऑफ यूनिट ऑफ क्लोज एंड म्यूचुअल फंड स्कीम ऑन द स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म द यूनिट शुड बी हेल्ड, है ना। दो टाइप के ओपन एंड क्लोज एंड हमने पढ़ा है अच्छे से पूरी डिटेल में। अगर आपने ओपन एंड स्कीम खरीद रखी तो उसको आप कभी भी बेच और खरीद सकते हो। आप ओपन एंड में जब खरीदते हो तो AMC से खरीदते हो, जब बेचते हो तो AMC को ही बेचते हो। बट क्लोज एंड में ऐसा नहीं होता। क्लोज एंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ओनली एट द टाइम ऑफ NFO आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब न्यू फंड ऑफर आता है तभी इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर बेचना चाहते हो तो उसका जो एक मैच्योरिटी होगा तभी आप उसको बेच भी सकते हो। ठीक है, तो ये क्लोज एंड की कहानी है। ठीक है, लेकिन क्लोज एंड की ये आधी कहानी है, आपने चैप्टर में भी सुना होगा। तो क्लोज एंड में क्या होता है? क्लोज एंड में आप मैच्योरिटी से पहले खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, लेकिन फिर स्टॉक एक्सचेंज पे जाना पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज मतलब बाजार। बाजार में कोई भी चीज का जो प्राइस होता है वो बाजार ही तय करता है, उसकी डिमांड एंड सप्लाई तय करती है। तो यहां पर NAV के रेट से कुछ नहीं होगा। तो यहां पर खैर क्या पूछ रहा है? कह रहा है ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, खरीदना बेचना चाहते हो क्लोज एंड म्यूचुअल फंड की यूनिट को स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे, तो यूनिट कहां होनी चाहिए आपके पास? फिजिकल फॉर्म में होनी चाहिए, बी एदर इन फिजिकल फॉर्म और इन डीमैट फॉर्म, और सी इन द डीमेटलाइज फॉर्म। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर है सी, इन द डीमेटलाइज फॉर्म। डीमेटलाइज फॉर्म मतलब डीमैट अकाउंट में होनी चाहिए। देखो मैं आपसे बोल रहा हूं यार मुझे 500 रुपए गूगल पे कर दो, तो गूगल पे करने के लिए वो 500 रुपए आपके बैंक अकाउंट में होने चाहिए या आपकी पॉकेट में होनी चाहिए? तो आंसर है आपके बैंक। तो जैसे बैंक अकाउंट हमारे पैसों को रखता है, वैसे ही डीमैट अकाउंट हमारे यूनिट्स को या हमारे शेयर्स को डीमेटलाइज फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ असबा फॉर इन्वेस्टर? ASBA असबा, ये हमने चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो मेन बेनिफिट क्या है इसका असबा का इन्वेस्टर के लिए? A इंस्टेंट रिफंड प्रोसेस हो जाता है, B अर्निंग इंटरेस्ट ऑन ब्लॉक्ड अमाउंट, C रिड्यूस डॉक्यूमेंटेशन, D हायर चांसेस ऑफ अलॉटमेंट। और सही आंसर है इसका B। देखो जब आप असबा का यूज करते हो ना तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि असबा में हमारे पैसे को ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब तक वो ब्लॉक रहता है हमारे ही बैंक में रहता है और बैंक उसमें इंटरेस्ट कमाता रहता है। तो ये बेनिफिट है एक इन्वेस्टर के लिए, फालतू की ट्रांजेक्शन भी नहीं होती। बाकी चांस अलॉटमेंट के ज्यादा हो जाएंगे, बिल्कुल गलत है। कम डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी, बिल्कुल गलत है। और तुरंत रिफंड हो जाएगा, रिफंड होगा ही नहीं, ब्लॉक हो रहा है इसमें। तो करेक्ट आंसर है बी। 18 क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द बिलो इन्वेस्टर्स विल रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ बोर्ड बिफोर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड? देखो दो प्रकार के इन्वेस्टर हैं, इंडिविजुअल नॉन इंडिविजुअल। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था किसी क्वेश्चन में, जितेंद्र प्रसाद इंडिविजुअल है और गुरुकुल जीवन नॉन इंडिविजुअल है। तो जितेंद्र प्रसाद अगर इन्वेस्ट करेगा तो उसको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन गुरुकुल जीवन अगर इन्वेस्ट करेगा तो उसको बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी इन्वेस्ट कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर पूछ रहा है कि विच ऑफ द बिलो इन्वेस्टर विल रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ बोर्ड बिफोर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड? तो पहला है ए
एनआरआई को, नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर को, बी है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, सी है एचएनआई को, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर को, और डी है रिटेल इन्वेस्टर को। तो इन चार में से किसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा बोर्ड का? तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? और करेक्ट आंसर है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो क्या कहते हैं, नॉन इंडिविजुअल है, जैसे गुरुकुल उज्जीवन है, ठीक है ना, या कोई ट्रस्ट है या कोई कंपनी है, वो सब इंस्टीट्यूशनल की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 19, पैन नंबर एंड केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन इज कंपलसरी फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट विद द ओनली एक्सेप्शन ऑफ। देखो, पैन के बिना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इन चार में से किसको छूट है, एक्सेप्शन है कि वो पैन के इस्तेमाल किए बिना इन्वेस्ट कर सकते हैं? ए ईएलएसएस फंड को, बी माइक्रो एसआईपी में, सी गिल्ड फंड में, और डी गवर्नमेंट म्यूचुअल फंड में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? माइक्रो एसआईपी। माइक्रो एसआईपी क्या होती है? माइक्रो एसआईपी मतलब छोटा इन्वेस्टर जो होता है ना, जो 50,000 रुपए तक इन्वेस्ट करता है एक फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल से मार्च तक, तो उसको पैन कार्ड की जरूरत नहीं है, बिना पैन कार्ड के भी वो इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन 50,000 से ऊपर नहीं करेगा। अच्छा, माइक्रो एसआईपी में और भी चीजें, पैन कार्ड नहीं देगा, उसकी जगह जो आईडी ली जाती है तो उसमें डेबिट कार्ड भी लिया जा सकता है, फोटो डेबिट कार्ड, बट क्रेडिट कार्ड नहीं लिया जाएगा। ये क्वेश्चन आता है आपको, है ना, तो मैंने बताया आपको ये वाली चीज। दूसरी चीज, ये जो बिना पैन कार्ड के इन्वेस्टमेंट और कौन कर सकता है? तो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है। और कौन कर सकता है? तो इंडिया में एक स्टेट है सिक्किम, सिक्किम के जो लोग हैं वो भी बिना पैन कार्ड के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ध्यान रखना इस बात का। क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा व्हाट इज द रीजन फॉर यूनिट ऑफ क्लोज एंड म्यूचुअल फंड स्कीम ट्रेडिंग एट अ प्राइस हायर देन एनएवी ऑफ द स्कीम। देखो, क्वेश्चन का जो मेन टॉपिक है वो है क्लोज एंड म्यूचुअल फंड। क्लोज एंड म्यूचुअल फंड जो होती है वो आप जब खरीदते हो तो केवल एनएफओ के टाइम पे खरीदते हो, जब बेचोगे तो उसकी मैच्योरिटी पे ही बेचोगे। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया, उससे पहले अगर आपको उसको ट्रेड करना है, पहले बेचना है, तो स्टॉक एक्सचेंज पे पॉसिबल है, और स्टॉक एक्सचेंज पे वो यूनिट डीमेट अकाउंट में होनी चाहिए। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। तो कह रहा क्लोज एंड म्यूचुअल फंड यूनिट को ट्रेड किया जा रहा है एनएवी के प्राइस से ज्यादा प्राइस पे। ऐसा क्यों हो रहा है? ए द यूनिट विल नेवर ट्रेड एट प्राइस डिफरेंट फ्रॉम इट्स एनएवी। कह रहा है ये तो झूठ बोल रहा है ऊपर स्टेटमेंट, ऐसा हो ही नहीं सकता। बी कह रहा है व्हेन द म्यूचुअल फंड स्कीम इज क्लोज टू मैच्योरिटी देन इट्स यूनिट ट्रेड एट प्राइस हायर देन एनएवी। कह रहा है जब मैच्योरिटी के आसपास आ जाती है तो फिर एनएवी के हायर रेट से ट्रेड होता है। सी कह रहा व्हेन द इक्विटी मार्केट आर एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन। इक्विटी मार्केट जब बोला उम्मीद होती है कि डिक्लाइन, नीचे गिरने वाला है, देन द यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम ट्रेड एट अ प्राइस हायर देन एनएवी। कोई लॉजिक नहीं इस बात में। और आखिरी में डी है, डी और डी से ही शुरू हो रहा है, ड्यू टू फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, है ना, डिमांड एंड सप्लाई की फोर्स की वजह से द यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम कैन ट्रेड एट अ प्राइस हायर देन एनएवी। बोला इसकी वजह से वो ज्यादा एनएवी पे खरीदा बेचा जा सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लोज एंड म्यूचुअल फंड की यूनिट जो है वो एनएवी के रेट पे ट्रेड नहीं होती, वो डिमांड एंड सप्लाई के रेट पे ट्रेड होती है, और फिर वहां पर एनएवी का रेट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो सही आंसर इसका है डी। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, कह रहे द चेंज इन स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई हैज टू बी अपडेटेड इन अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। किस तरीके से उसको हम रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट में अपडेट कर सकते हैं? ठीक है, तो ए है विद द रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, बी एनी ऑफ द ऑप्शन प्रोवाइडेड हियर, सी विद द केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी, और डी कह रहे डायरेक्टली विद द म्यूचुअल फंड। तो इसका सही आंसर है स्टूडेंट क्या? सी, केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी पर जा सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में केआरए भी बोलते हैं। तो यहां पर जाकर आप उसका जो एनआरआई है, जो रेजिडेंट है इंडिया का, उसको एनआरआई में अपडेटेड करवा सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे टोटल 21 क्वेश्चन। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो भी समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो
इस चैप्टर को यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। और किसी को अच्छा लगा हो वीडियो, आपको वैल्यूबल लगा हो, तो अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज कमेंट पक्का कीजिए आपको कैसा लगा। आपके कमेंट से हम बहुत मोटिवेट होते हैं, तो प्लीज कमेंट बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो गाइज ये था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ, आई होप कि आप लोगों को टॉपिक, जो बताए हुए टॉपिक्स थे वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आपके दिमाग में घुस चुके होंगे, ठीक है। आप इस वीडियो को एक दो बार और देख लें तो आपको वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और अभी भी अगर आपको कोई डिफिकल्टीज फील हो रही है तो आप हमारी जो लाइव क्लासेस है उनसे जुड़ सकते हैं। वहां पर हम एक चैप्टर को 2 दिन लगाते हैं पढ़ाने में, तो लगभग 3-4 घंटे में एक चैप्टर पूरा क्लियर करते हैं। और कुछ रटने वाले क्वेश्चन है वो आपको रटाएंगे, कुछ समझने वाले हैं जैसे यहाँ समझाया वो समझाएंगे। इस चैप्टर को और डीपली जानने के लिए आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन आज तक आए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, कौन से टॉपिक और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन कितने तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है, तो ये सारे क्वेश्चंस हम आपको क्लियर करवाएंगे। क्या लैंग्वेज का कहाँ पर यूज करता है, तो इसके लिए अगर आपको और डीपली जानना है तो आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको फ्लैश भी हो रहा होगा, और आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आप ये जुड़ सकते हैं। और फाइनली अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपको कुछ भी नॉलेज यहाँ से गेन हुई हो, तो इस टाइप के वीडियो फिनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स को ईजिली बना के हम ऐसे ही प्रेजेंट करते रहेंगे। तो ऐसे वीडियोस और देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।